हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग नादान दोस्त नामक पाठ के प्रश्नोत्तर को विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके पहले इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय और इस नादान दोस्त नामक पाठ को व्याख्यात्मक रूप में हम लोग देखे हैं। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। केशव और श्यामा कौन थे? तो केशव श्यामा दोनों भाई बहन थे। इन्होंने जब अंडों को देखा तो इनके तरह मन में अनेक प्रकार के सवाल प्रश्न उठ रहे थे। उसका बताइए आंसर क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि इससे पहले केशव और श्यामा ने अंडों को और उस तरह से चिड़ियों को कभी भी नहीं देखा था। इसलिए उनको मन में अंडों को देखकर उसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो आपका सही जवाब होगा, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी बच्चों का स्वभाव ही होता है जिज्ञासापूर्ण। वो उनके अंदर जानने की लालसा होती है। जब कोई उस चीज़ को बताता नहीं है तो वह क्या है, गलत काम कर डालते हैं। वही बात इन केशव और श्यामा के बच्चों में भी थी। इनको उस अंडे के बारे में बहुत कुछ जानना था, लेकिन उसके लिए उन्हें बताने के लिए न अम्मा को घर का काम काज से फुर्सत था और न ही बाबूजी को पढ़ने निकलने से ही छुट्टी था जो इनके प्रश्नों का जवाब दे सकते थे। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने क्यों ऐसा किया, बताइए। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा कि भैया ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा भैया ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। पहली बार उसने नहीं बताया था कि केशव ने ऐसा काम किया, लेकिन उसको जब यह लगता है कि केशव ने अच्छी तरह से अंडों को ऊपर रखा नहीं था जिसके वजह से वह गिर गए और टूट गए, इसलिए उसकी गलती को समझकर वह कहती है कि इसने सही तरह से अंडों को रखा नहीं था इसलिए अंडे गिरकर फूट गए, इसलिए इसकी सजा इसे मिलना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। पाठ के आधार पर हो जाएगा कि केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया। चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और वे बर्बाद हो गए। तो इस पाठ में बताया गया है कि अगर किसी चिड़िया के अंडे को छूते हैं वह गंदा हो जाता है तो चिड़िया उस अंडे को सेती नहीं है। वह अंडे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें बच्चे नहीं पैदा हो पाते हैं। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। सही उत्तर क्या है। इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपका एक प्रश्न होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ही उत्तर सही होगा। इसी को बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न में भी पूछा जाएगा।
अंडों को देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले। क्योंकि निकले। अब इसमें से 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आपको सही जवाब का चुनाव करना है। वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे, यह गलत है। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करे, यह भी गलत है क्योंकि माँ को पता ही नहीं था। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें, यही आपका सही जवाब होगा कि माँ नहीं चाहती थी कि बच्चे धूप में घूमें, क्योंकि वह क्या था, गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज हुआ था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें प्रश्न आपका है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए उनके आराम का, धूप से बचाने का और खाने का ध्यान रखा। आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया और खाने के लिए पास में दाना और पानी की प्याली रखी। केशव और श्यामा ने चिड़ियों और अंडों की देखभाल के लिए उनको क्या करना चाहते थे, आराम देना चाहते थे और उनको धूप से बचाने का प्रबंध किया और खाने का ध्यान रखा। और उसके लिए उनको छांव के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया और खाने के लिए क्या, दाना और पानी के प्याले लाकर रख दिए। प्रश्न नंबर 7, इसको देखना है कि इसमें कार्निस पर अंडों के देख रेख केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे क्या उचित थे। तर्क सहित उत्तर लिखो। आपको बताना है कि कार्निस पर जो अंडा था उसको केशव और श्यामा ने के मन में जो कल्पनाएं आई, उत्पन्न हुई और उसके आधार पर उन्होंने जो चोरी चुपके जो काम किया, क्या वह सही था, उसको आपको तर्क देना है। तो बताइए उन बच्चों ने क्या सही किया था या गलत किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे अनुचित थे। वे मदद तो करना चाहते थे परंतु उनके पास जानकारियों का अभाव था, इसलिए उन्होंने जितने भी कार्य किए वो गलत थे। उन बच्चों तो उन लोगों का मदद करना चाहते थे लेकिन उनके बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं था, जिसके वजह से वो काम तो सही करना चाहते थे लेकिन वो जो काम किए उसका क्या हो गया, परिणाम गलत हो गया। इसलिए जाने अनजाने में अगर हमें सही नॉलेज नहीं रहता तो हम अच्छा कार्य करते हुए भी उसका परिणाम क्या होता है, गलत होता है। आगे देखेंगे, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। तो माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आई। मेरी समझ से माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था कि वो भविष्य में इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहें, ऐसी गलतियाँ न करें। माँ को क्यों हंसी आई, क्योंकि वो बच्चों की नादानी और अज्ञानता को जानकर जब वो जानी कि इन लोगों ने इस तरह का हरकत किया है तो उनको हंसी आ जाता है। इसके वजह उन्हें यह चाहिए था कि उन लोगों को उसके बारे में बताती और उनको सही सही ज्ञान कराती कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए और इसका क्या होता है, अंडे खराब हो जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो आपका सही उत्तर होता है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर उन्हें पिटाई का डर था, इसलिए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। जब माँ सो गई तब दोनों बच्चे दोपहर के समय बाहर निकले और दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर उन्हें पिटाई होता, इसलिए उन्होंने माँ से नहीं पूछा और माँ जब पूछी तो वह क्या किए कि किवाड़ खोलकर बाहर दोपहर में आने का कारण नहीं बताया, क्योंकि उनको पिटाई होने लगती।
प्रश्न नंबर 4, आपको बताना है कि प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? आपसे 4 लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पाठ का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इस पाठ का आपको पता चल गया होगा कि इसकी कहानी क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो उसके आधार पर आप बता सकते हैं इस पाठ का शीर्षक नादानी हो सकता है। क्या हो सकता है? नादानी। अब देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत भाषा की बात। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुष सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। जैसे आप लोग जानते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उसमें जो पुरुषवाचक होता है पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। उन 3 भेदों में से आपको बताना है कि कौन सा भेद है, उसमें आपको ट्रिक लगाना है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाना को दे सकते हैं? तो इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम को आपको बताना है। तो इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? उन्होंने। जैसे सर्वनाम आप लोग जानते हैं वह, मैं, तुम, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो उन्होंने क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उनकी क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसने क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और मुझे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नीलू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दीपू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें बताइए कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें आदमी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं आपसे पूछ दिया जाए इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो दयनीय क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि आपको किसी तरह से अगर घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही जवाब लगा सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ बुक के आधार पर एक ही चीज़ को नहीं देखना बल्कि उसके विभिन्न फैक्ट्स को भी देखते हुए जाना है। अगर रोजाना आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएगी और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तगड़े बच्चे, यहाँ देखिए दूसरा, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ बच्चे कैसे हैं? तगड़े हैं। यानी बच्चे की विशेषता क्या बता रही है? तगड़े। सब्जी कैसी है? मसालेदार है। तो सब्जी की विशेषता क्या है? मसालेदार। अंडे कैसे हैं? तो अंडे बड़े हैं। कैसे अंडे हैं? बड़े हैं। तो यह क्या है? इसकी विशेषता बता जा रही है, इसलिए यह विशेषण शब्द हो जाएंगे। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो किसी के गुण को बताए, किसी को अच्छाई को बताए, किसी की बुराई को भी बताए, तो वह कौन सी संज्ञा होता है? गुणवाचक विशेषण होगा। संज्ञा नहीं, सॉरी, वह कौन सी विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। इसमें क्या होते हैं? किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान ही हो सकता है जिसका क्या हो सकता है? अच्छाई हो सकता है या बुराई हो सकता है। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाइए। आपको 4 गुणवाचक विशेषण को छांटना और उनसे एक एक वाक्य भी बनाना है। आपसे परीक्षा में दे दिया जाएगा अच्छा क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, इससे आप एक वाक्य बनाइए। तो आप क्या बनाएंगे? दीपक एक अच्छा लड़का है। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा। एक लाइन दे दिया जाएगा कि दीपक अच्छा लड़का है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा विशेषण शब्द है या गुणवाचक विशेषण है। तो आप बताएंगे कि अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें बताइए संज्ञा क्या है, तो आपको पता है संज्ञा क्या हो जाएगा? दीपक। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें विशेष से क्या है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए लड़का क्या है? विशेष है। इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही जवाब लगा सकते हैं।
कीमती, कीमती से आपको बनाना है यह गाड़ी बहुत कीमती है, इस तरह से अन्य वो बता सकते हैं। यह मोबाइल बहुत कीमती है, यह घर बहुत कीमती है, यह मकान बहुत कीमती है, यह कार बहुत कीमती है। बहुत हजारों सा आप वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए बड़ा, बड़ा क्या है, यह बक्सा बड़ा है, आप वाक्य बना सकते हैं। लंबा से यह रास्ता लंबा है, घर लंबा है, यह स्कूल लंबा है। इस तरह से बहुत सारा वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे यह जो आपका अच्छा है, कीमती है, बड़ा है, लंबा है, यह क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। विशेषण कैसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। तीसरा देखेंगे, नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। आपको दिया गया है प्रश्नवाचक वाक्य, इसको आपको बिना प्रश्नवाचक वाक्य के बनाना है। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अंडे कितने बड़े होंगे, इसको बिना प्रश्नवाचक के अगर आपको पूछना हो तो आप क्या कहेंगे, अंडे बड़े होंगे। क्या कहेंगे, अंडे बड़े होंगे। ठीक है, वहां भी प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, किस रंग के होंगे। अगर आपसे पूछा जाए किस रंग के होंगे, इसको अगर बिना प्रश्नवाचक के बनाना हो तो आप बताएंगे कि उनके रंग बताओ। क्या कहेंगे, उनके रंग बताओ। आपको प्रश्न नहीं पूछना बताना, आपको पूछना है कि उनके रंग बताओ। कितने होंगे, इस तरह से पूछेंगे कितने होंगे तो प्रश्नवाचक हो गया। उसी को अगर आपको बिना प्रश्नवाचक के पूछना है तो उनकी संख्या बताओ। आप क्या कहेंगे, उनकी संख्या बताओ। यहाँ से आपका क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द गायब हो जाएगा। क्या खाते होंगे, इसको अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना है तो आप कहेंगे उनका खाना बताओ, कि उनका खाना क्या है, उनका खाना बताइए कि वह क्या खाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम कहेंगे उनमें से बच्चे निकलेंगे। क्या कहेंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, ठीक है, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, यह इसे कह सकते हैं बच्चों के पर निकलेंगे। क्या कहेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे। घोंसला कैसा है, इसको हम चेंज करेंगे तो घोंसलों के बारे में बताओ। आप क्या कहेंगे, घोंसलों के बारे में बताओ। आप प्रश्न भी नहीं पूछ रहे हैं और आपका प्रश्न पूछने का क्या है, तरीका भी हो जा रहा है। इस तरह से आपको फंसाने वाले सवाल मिल सकते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आगे देखिए, केशव ने झुलझुलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। इस वाक्य को आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब इसमें से देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको आपको ध्यान से देखना है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस शब्द को आप याद रखेंगे, कौन सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण की यह भी पहचान होती है कि यह हमेशा क्रिया के पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। आपको 5 क्रिया विशेषण शब्द ढूंढना है और उन क्रियावाचक विशेषण से आपको एक नया वाक्य बनाना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। झुझलाकर, श्याम ने झुझलाकर बैट फेंक दी। झुझलाकर आपको एक शब्द दिया गया, इसे आपको वाक्य बनाना है, तो आप क्या कहेंगे, श्याम ने झुझलाकर बैट फेंक दी। बनाकर से क्या होगा, उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। घबराकर का क्या होगा, मोहित घबराकर भाग गया। टीका का कर का हो जाएगा, सुमित बैट को घूंघटनों से टिकाकर बातें करने लगा।
गिड़गिड़ाकर का क्या हो जाएगा? भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। सोहन गिड़गिड़ाने लगा। सोहन गिड़गिड़ाकर भाग गया। मोहन गिड़गिड़ाकर रोने लगा। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि क्रिया के ठीक पहले यह शब्द आता है, जिसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह। प्रेमचंद्र की एक कहानी क्या है? सत्याग्रह। आपसे पूछ दिया जाएगा सत्याग्रह के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। का एक अंश दिया गया। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। आपको बिना विराम चिन्ह के कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को आपको ठीक से विराम चिन्ह लगाना है। जैसे देखिए, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूं? भूख लग गई न। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। देखिए, इस वाक्य को पढ़ने से इसमें कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए विराम चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना विराम चिन्ह के अर्थ का क्या होता है? अनर्थ हो जाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ के बाद क्या? थोड़े समय तक आपको रुकना है। जब जहाँ थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए रुका जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। और उसके बाद देखेंगे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। उसके बाद बोला जा रहा है कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। वहाँ हम क्या है? पूर्ण रूप से रुक रहे हैं, तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूं? देखिए, जब कहीं पर बुलाया, कहा, उत्तर दिया, इस तरह का जब शब्द आता है तो उसके आगे हम रेखा का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। एक इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे आपका विवरण चिन्ह होता है। देखिए, लिखा ही नहीं रहा। चलिए आगे देखिए। खोमचे वाला कहिए क्या दूं? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। भूख लग आई ना, यहाँ पूर्ण विराम हो जा रहा है। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ क्या काम है? हमारा आपका नहीं, मोटे राम। देखिए, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? जहाँ एक बिंदी रहता है, नीचे अल्प विराम रहता है, इसको हम अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विराम, जहाँ पर बहुत कम ही समय रुका जाता है। हमारा काम, हमारा आपका नहीं, यहाँ पूर्ण रूप से रुका जा रहा है, तो पूर्ण विराम। मोटे राम, यहाँ क्या है? विस्मय बोधक। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। अबे क्या कहता है? यहाँ क्या है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यहाँ क्या किसी साधु से कम है? यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, यहाँ पूर्ण विराम हो गया। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, यहाँ क्या है? पूर्ण विराम है। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भय होता है, यहाँ पूर्ण रूप से रुका जा रहा है, पूर्णवाचक चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से इस चिन्हों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से यहाँ से आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मेहनत मेरा सार्थक लगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हर लोग इस सीरीज से जुड़ें और अपना ज्ञान को बढ़ाएं। और उसके साथ ही साथ एक शिक्षक का हेल्प होगा और आप लोगों का सहयोग होगा। तो इसलिए आप लोग अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे